जनपद सिविल अस्पताल शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराना लेकिन कार्यरत अस्पताल। इसकी स्थापना आज़ादी के पहले हुई थी। अस्पताल की इमारतें पीली दीवारों और टूटे फूटे छज्जों से ढकी थीं। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, एक अलग थलग कमरा जहां केवल जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। इसकी 4 खिड़कियां थीं, 3 नॉर्मल और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर प्राची की उस अस्पताल में नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 32 वर्ष। हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुई थी। दृढ़ आत्मविश्वासी, लेकिन पहली बार शवगृह में नियुक्ति से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसकी पहली मुलाकात हुई रघु से, जो पिछले 30 सालों से शवगृह का सहायक था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा चेतावनी भरी गंभीरता। शवगृह में सब कुछ उसी की मर्जी से होता था। वहां एक और व्यक्ति था, अजय, वार्ड बॉय, लापरवाह लेकिन कामकाज में तेज। अस्पताल का संचालन करते थे डीन घोष, उम्र 60 के पार। रात की ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाती थी नर्स कविता, सीनियर नर्स, तेज और सतर्क। शवगृह के पास ज्यादा देर रुकना उसे भी पसंद नहीं था। जब डॉक्टर प्राची शर्मा पहली बार शवगृह के अंदर पहुंची तो रघु ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। प्राची ने पूछा, क्यों, वहां भूत रहता है क्या? रघु ने जवाब दिया, यहां जो आता है वो हंसता है, फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। प्राची ने उसे हल्के में लिया, लेकिन यह शुरुआत थी। 6 साल पहले इसी अस्पताल में डॉक्टर जोशी काम करते थे। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चौथी खिड़की खोल दी थी। नर्स कविता वहां से गुजर रही थी, तब उसने वो दृश्य देखा था। खिड़की खोलते ही जैसे कुछ धुआं सा अंदर आया और डॉक्टर जोशी वहीं शौक में खड़े थे। उस हादसे के 2 हफ्ते बाद ही उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के नीचे अस्पताल के अहाते में मिली थी। एक दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और अनजाने में प्राची ने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी। उस रात अमावस्या थी। लाइटें एक झटके में टिमटिमाने लगीं। प्राची ने घबराकर पूछा, अचानक लाइट इतनी टिमटिम क्यों कर रही है? जनरेटर भी चालू है? रघु ने धीरे से कहा, आज अमावस्या है मैडम, और आपने चौथी खिड़की के सामने टेबल लगाई है। रात के करीब 2 बजे एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी। प्राची ने देखा कि चौथी खिड़की की लोहे की सलाखें धीमे धीमे मुड़ने लगी थीं, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें पकड़कर खींचा हो। खिड़की के पार घनी धुंध और उसमें एक पीली धीमी सी रोशनी थी। प्राची डीन घोष के पास पहुंची। डीन घोष ने बताया, 8 साल पहले एक केस आया था। एक लड़की निधि, उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। जब उसकी लाश आई तो चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। परिवार पहचान नहीं सका और बिना अंतिम संस्कार किए उसे खिड़की के नीचे टेबल पर रख दिया गया। उसके बाद से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। वार्ड बॉय अजय को यह कहानी नहीं पता थी। एक रात उसने सफाई के लिए चौथी खिड़की की कुंडी खोल दी। अचानक एक ठंडी हवा चली। रात के 2:45 पर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। जब कविता अंदर पहुंची तो अजय फर्श पर पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी। वहां एक लाल साड़ी में कोई औरत जैसी आकृति खड़ी थी, जो पल भर में गायब हो गई। कविता सन रह गई। उसे समझ आ गया कि अजय ने वही गलती की थी जो पहले डॉक्टर जोशी कर चुके थे। प्राची ने निधि की आत्मा की पीड़ा को समझा और तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने अमावस्या की रात एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। बाबा ने शवगृह की चौखट पर बैठकर तंत्र विधि शुरू की। प्राची ने अपनी जान की परवाह किए बिना चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा लगाया और खुद विधि में शामिल हुई। रात के 3 बजे खिड़की की जंजीरें खड़कने लगीं। निधि की आत्मा प्रकट हुई और बोली, मुझे न्याय दो। मैं इंतजार करती रही, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई। मैं अधूरी रह गई। प्राची की आंखों में आंसू थे। उसने वादा किया, मैं करूंगी। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी, तुम्हें शांति दूंगी। अगले ही दिन प्राची ने निधि के पुराने केस को दोबारा खुलवाया और उसके परिवार तक पहुंची। 1 सप्ताह बाद पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार किया गया।
उस रात शवगृह की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। पहली बार कोई उंगलियों की आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। हवा स्थिर थी और कमरे में एक सुकून था। अस्पताल प्रशासन ने उस खिड़की पर अब एक ताले के साथ देवी की तस्वीर भी टांग दी। अब भी लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले। और वो चौथी खिड़की सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वो उसकी मौत की पुकार थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।